नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल करंट अफेयर्स की क्लास आपकी ऑफ थी, तो आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स यानी कि 4 और 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाएं, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों, जैसा कि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो हर एग्जाम में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोशिश करिए रेगुलर इस क्लास को अटेंड करें और अपनी एक साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि देखिए ये पॉसिबल नहीं होता है जब भी एग्जाम आए तो आप सारी चीजें एक साथ इतना बड़ा पोथी पत्रा लेके बैठ जाए और रिवीजन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो जो आपकी शॉर्ट नोट्स होंगी वही आपके रिवीजन के लिए काम आएंगी। तो कोशिश करिए ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि हर सब्जेक्ट के अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और एग्जाम के टाइम वही रिवीजन करें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए और अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के भी बैठिए, क्योंकि मैं जैसा बार बार कहती हूँ सेशन के दौरान जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को बताती हूँ मैं, जिसे आप नोट डाउन करिए और ना सिर्फ नोट डाउन रिविजन भी करते रहा करिए। देखिए आंसर्स मुझे बहुत कम लोगों के मिलते हैं तो काफी डिसअपॉइंट होती हूँ मैं, तो कोशिश करिए आप लोग आंसर भी करिए जो लोग क्लासेस करते हैं रेगुलर, जो सेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, उसके पहले लास्ट बात ये कहूंगी कि जल्दी से सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको डेली जो है इस चैनल से रिलेटेड जो भी क्लास है उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आते हैं अपनी क्लास में और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर का आयोजन किया गया, ठीक है। तो अग्नि वॉरियर जो है एक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में आंसर किया करें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, सिंगापुर और भारत की सेना के बीच में अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है अग्नि वॉरियर, इसका आयोजन किया गया भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में किया गया। और इस वर्ष जो ये अभ्यास हुआ है, ये इस अभ्यास का 12वां संस्करण था, ठीक है। और इसकी शुरुआत 13 नवंबर को हुई थी और ये जाकर के 30 नवंबर को ये अभ्यास पूरा हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा 12वां संस्करण था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी अभ्यास होता है तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा अग्नि वॉरियर्स का जो 12वां संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र में देखा जाए तो फील्ड फायरिंग रेंज जहाँ पे कौन सा देवलाली में इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास से देखा जाए तो इस अभ्यास के अंतर्गत जो दोनों देशों की सेना है यानी कि भारत और सिंगापुर की जो सेना है उन्होंने संयुक्त रूप से फायर पावर का प्रदर्शन किया। और इस अभ्यास में देखा जाए जो दोनों देशों की सेनाओं की जो आर्टिलरी शाखा है उसने जो न्यू जनरेशन के जितने भी जो है नई नई टेक्नोलॉजी है यानी कि जो उपकरण है, ठीक है, हथियारों से रिलेटेड जो नई जनरेशन के, उनका भी उपयोग किया इस अभ्यास के दौरान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 12वां संस्करण था अग्नि वॉरियर्स का और इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। कहाँ पे? महाराष्ट्र के देवलाली में, ठीक है। चूंकि हम बात करें सिंगापुर की, देखिए ये आसियान का एक मेंबर है यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, काफी इंपॉर्टेंट ये कंट्री है सिंगापुर और काफी चर्चा में भी रहा है। यहाँ पे बात करें सिंगापुर जो कि साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया जो है उसका ये मेंबर है, उसका ये जो है उसमें ये रिलेटेड ये देश है। यहाँ पे आप सिंगापुर देख सकते हैं, ठीक है। सिंगापुर आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। मैप में आप देखें सिंगापुर के जस्ट ऊपर देखा जाए मलेशिया है और यहाँ पे छोटा सा आपको देखा जाएगा सिंगापुर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके दक्षिण में देखिएगा तो यहाँ पे आपका इंडोनेशिया का पूरा जो द्वीप है, इसके ईस्ट में देखेंगे तो आपको ब्रुनई देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मलेशिया का भाग देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें सिंगापुर की कैपिटल की, सिंगापुर सिटी जो है ये इसका कैपिटल है और इसकी जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर है। यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो सेल्पन रामनाथन है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है ली शियान लूंग। देखिए सिंगापुर आप अगर लोकेशन देखें तो सिंगापुर और ये आपको दिख रहा है कौन सा दोस्तों, यहाँ पे इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, इसके बीच में एक स्ट्रेट जाती है, ठीक है। एक स्ट्रेट जाती है जो विश्व की व्यस्तम स्ट्रेट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जलसंधि है। इस जलसंधि का नाम क्या है और ये जलसंधि जो है किन दो जलों को जोड़ती है यानी कि जलधाराओं को जोड़ती है। और आप देख ही रहे दो भौगोलिक स्थिति यानी कि आप सिंगापुर को सुमात्रा से अलग करती है। इस स्ट्रेट का नाम बताइए, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसी बहाने कम से कम आप लोग एटलस उठा के देखेंगे। बहुत मुझे मतलब मैं कभी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एटलस वगैरह उठाते हैं, मुझे कुछ ही बच्चे जो है काफी अच्छा वो आंसर करते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनके आंसर को देख करके, लेकिन बाकी लोग भी करो आंसर, काफी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत किस वर्ष से वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। देखिए वासेनार व्यवस्था है और भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट ही अपने आप में है। तो
ए यानी कि 2023 से भारत जो है वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है ये वासेनार अरेंजमेंट और भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है, इसलिए ये अरेंजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल की बात है कि भारत के जो विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये घोषणा किया है कि भारत जो है वो 1 जनवरी 2023 से, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2023 से वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है। और कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 1 वर्षों के लिए, यानी कि 2023 से जनवरी 2023 से जनवरी 2024 से 1 वर्षों के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता जो ग्रहण करने जा रहा है वो बात किया। इस वासेनार व्यवस्था से संबंधित जो है हर वर्ष एक वार्षिक बैठक की जाती है। इस वर्ष जो वार्षिक बैठक थी वो 26वीं वार्षिक बैठक थी, जो कि कहां पे की गई दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है, माफ करिएगा ये ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना में 30 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में वासेनार व्यवस्था की जो 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत को जो है वासेनार व्यवस्था का अध्यक्षता सौंपी जाए। और यहाँ पे जो आयरलैंड के राजदूत है जो इस समय अध्यक्ष थे वो इयोन ओलेरी ने, जो भारत के राजदूत है जिनका नाम है जयदीप मजुमदार, उनको ये जो है अध्यक्षता सौंपी है। जयदीप मजुमदार की बात किया जाए तो ये वियना में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अस्थायी प्रतिनिधि है, ठीक है। अगर हम बात करें वासेनारा जो व्यवस्था है, भारत इसमें सदस्य है कि नहीं, इस व्यवस्था का भारत भी सदस्य है और भारत ने जो इसकी सदस्यता ग्रहण की थी वो दिसंबर 2017। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 7 दिसंबर लिया, कहीं कहीं पे आपको 8 दिसंबर भी लिखेगा, लेकिन आपको मैटर करता है कि भारत किस वर्ष जो है इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया था, माफ करिएगा इसका सदस्य बना था, तो ये है दिसंबर 2017 में इसका सदस्य बना था और 42वां, ठीक है, 42वें सहभागी राज्य के रूप में शामिल हुआ था वासेनारा अरेंजमेंट में। इस अरेंजमेंट की बात करें वासेनारा व्यवस्था की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1996 जुलाई में हुआ था और ये वासेनारा के नाम पे रखा गया, जो कि एक स्थान है कहा, नीदरलैंड। जो नीदरलैंड की कंट्री है वहां उसका, नीदरलैंड जो कंट्री है उसका एक स्थान है जिसका नाम वासेनारा, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इस व्यवस्था को वासेनारा व्यवस्था कहा गया। इसमें देखा जाए तो 42 जो है सदस्य देशों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। किस चीज का निर्यात नियंत्रण? तो ध्यान रखिएगा हथियारों का जो निर्यात करते हैं एक देश दूसरे देश को, उसको नियंत्रित किए जाने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। तो बेसिकली वासेनारा का उद्देश्य अगर देखा जाए, देखिए इसका जो इसका गठन हुआ अगर आप देखें तो ये कब हुआ था दोस्तों? 2017 में हुआ था। और शीतकालीन युद्ध के दौरान अगर देखा जाए बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में हथियारों के आयात निर्यात का जो है, हथियार का जो आयात निर्यात बहुत ज्यादा हो रहा था। एक तरीके से हथियारों की खरीद की होड़ सी मची हुई थी। लेकिन इसी दौरान ये भी एक चिंता का विषय बन गया कि ये जो हथियारों का निर्यात हो रहा है, आयात हो रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो कि इसी बीच में इन हथियार जो है, ये हथियार किसी ऐसे संगठन को लग जाए या किसी ऐसे देश जो ऐसे संगठनों का समर्थन करते हैं जो एक तरीके से हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गैर जिम्मेदार तरीके से इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक चुनौती का विषय हो सकता था। इसलिए इसको नियंत्रित किया जाना, यानी कि हथियारों का निर्यात को नियंत्रित किया जाना अपने आप में बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया। इसीलिए जो ये व्यवस्था बनाई गई कि इस समझौते के तहत जो भी सदस्य देश हैं वो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली जो वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात को हतोत्साहित करेंगे। एक तरीके से क्या है, इस निर्यात को रोकने की कोशिश करेंगे जिससे कि हथियारों की होड़ न मचे, हथियारों का गलत इस्तेमाल न किया जाए, यही इसका उद्देश्य था, ठीक है। और इस तरीके से जो है वैश्विक शांति जो है वो बनाई रखी जा सके, ठीक है, क्योंकि अगर गलत हाथों में, गलत संगठन के हाथों में इस तरह के हथियार लग गए तो एक तरीके से जो विश्व की शांति है वो क्या हो सकती है, अशांति में तब्दील हो सकती है, ठीक है। वासेनारा अरेंजमेंट की बात किया जाए दोस्तों तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और नोट ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी 1 दिसंबर 2023 से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का कार्यभार भी संभाल लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें देखा जाए 15 सदस्य हैं, 5 परमानेंट है और 10 जो है स्थायी, ठीक है, नॉन परमानेंट बॉडीज है। और इसमें जो है इनकी जो अध्यक्षता है वो रोटेट करती रहती है और भारत को जो है 1 दिसंबर 2012 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो 5 परमानेंट जो बॉडी जो कंट्री है जिनको एक वीटो पावर का अधिकार है, ये कौन सी कंट्री है, आप इनके नाम मुझे बताइए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? गिरिधर अरमाने, संजय मल्होत्रा, राजीव लक्ष्मण करिंदकर या फिर महेंद्र सिंह? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है, राजीव लक्ष्मण करिंदकर को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी जो है फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये वर्तमान में देखा जाए तो ये प्रोफेसर है, चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एमिरेट्स हैं और इनको जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है किसका? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, राजीव लक्ष्मण करिंदकर इनका नाम है। ये जो अध्यक्ष होंगे इनका कार्यकाल देखा जाए तो ये 3 साल के लिए जो है ये अंशकालिक अध्यक्ष होंगे 3 सालों के लिए। और ये जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का, इसका अगर दर्जा देखा जाए तो ये किस मंत्री के समकक्ष होता है? तो इसका दर्जा जो होता है वो राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। काफी एक अच्छी पोस्ट है। और ये जो है अगर हम इस आयोग के बारे में बात करें तो ये जो आयोग जिसका गठन किया गया था किस समिति के सिफारिशों के आधार पर? तो ध्यान रखिएगा आयोग का जो गठन किया गया था वो डॉक्टर सी रंगराजन की जो समिति बनी थी या आयोग बना था उसी के सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसे जो है ये प्रभावी हुआ ये आयोग ये 12 जुलाई 2006 को जो है इसके गठन का प्रभाव में ये आया और इस तरीके से देखा जाए ये एक स्वायत्त निकाय, ठीक है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो प्रभाव में आया वो 12 जुलाई 2006 को आया। इसमें सदस्यों की संख्या देखा जाए तो टोटल 5, यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है और 4 जो है सदस्य होते हैं। और भारत के ये जो मुख्य सांख्यिकीविद होते हैं वो इस आयोग के सचिव होते हैं, जो कि ध्यान रखिएगा ये एक और भी जो है मंत्रालय के सचिव किसके? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी इस आयोग के सचिव होते हैं, ठीक है। भारत के जो मुख्य सांख्यिकीविद होते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया है दोस्तों वो मनाया गया है 3 दिसंबर को, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर को मनाया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखा जाए हर साल जो है 3 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को। और इस डे को जो मनाया जा रहा है वो 1992 से मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। इस वर्ष की थीम देखिए, जब भी हम डेज की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड थीम भी एग्जाम में हमारे पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 2022 की थीम क्या थी? तो समावेशी, ठीक है, समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, एक सुलभ और न्याय संगत दुनिया के बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये इस वर्ष की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया? देखिए इस तरह के फेस्टिवल जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग लगातार किसी न किसी फेस्टिवल के बारे में अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में बात की है। यहाँ पे आज पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे कि अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा, असम, सिक्किम या फिर त्रिपुरा? वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर जरूर दिया करें और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक गोवा में जो है अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो कि कब से शुरू हो जा रहा है? ध्यान रखिएगा ये 3 दिसंबर से इसका शुरुआत हुई है और ये 6 दिसंबर तक इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। नाम क्या है? इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल, ठीक है। ध्यान रखिएगा गोवा में इस फेस्टिवल का जो उद्घाटन किया गया वो वहां के गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी के द्वारा किया गया राजभवन में, ठीक है। और इस फेस्टिवल का जो आयोजन किया जा रहा है वो देखिए विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। किसके सहयोग से दोस्तों? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार की साझेदारी से में जो है इस लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, लूसोफोन कौन होते हैं? आप इनके स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे होंगे। तो लूसोफोन देखिए, अगर आपको पता है गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया था 1510 में। हमने बात भी किया था कि किस तरीके से बीजापुर के शासक से गोवा को खरीद लिया गया था। और फिर उसके बाद गोवा जो है 1961 तक, ध्यान रखिएगा 1961 तक पुर्तगालियों के ही रहा। मतलब 1510 से देखा जाए और 1961 बहुत लंबे समय तक पुर्तगाली जो है वो गोवा पे शासन करते रहे। भारत जब आजाद हुआ उसके बावजूद भी उन्होंने गोवा को अपना ही क्षेत्र समझा।
लेकिन भारत सरकार ने, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को आजाद कराया इन पुर्तगालियों से। लेकिन अभी भी गोवा जो है पुर्तगाली वहां पे बहुत है, पुर्तगाली जो है प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जो है जो लोग होते हैं जो पुर्तगाली को मूल और सामान्य दूसरी भाषा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वहां जो पुर्तगाली भाषा है, कुछ लोग वहां के इस भाषा को अपना मूल या फिर दूसरी सामान्य भाषा के रूप में बोलते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? लुसोफोन। ठीक है, तो लुसोफोन फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। और लुसोफोन क्या होता है? जो पुर्तगाली भाषा को अपनी मूल भाषा या फिर दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देते हैं, वही लुसोफोन होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की? देखिए, आप लोग को ये पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि एक जिला एक खेल या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना हम बात कर सकते हैं। तुरंत बच्चों ने आंसर कर दिया, मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसका देखिए करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। जिन लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलाया था, उसी पे जो है उसी तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो देखा जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है एक उसी के तर्ज पे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया। वन डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक जिला एक खेल। ठीक है, जितने जिले होंगे उसके खेल होंगे। और यहाँ पे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन जो स्पोर्ट्स के तहत जितने भी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उन्हीं के हिसाब से जो है खेलों को तय किया जाएगा। उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस जो है खेल का, इस योजना को लागू करना, वो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो एक तो खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा देखा जाए जो वहां के युवा हैं उत्तर प्रदेश के, उनका स्वास्थ्य बनाने के, अगर आप खेल कूद रहे हैं, हाँ, तो आपका एक तो स्वास्थ्य बहुत देखते हैं कि फिजिकली अगर आप एक्टिव, ठीक है, तो आप काफी स्वस्थ, आपको एक तरीके से हेल्थ आपकी सही रहेगी। ठीक है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, लगातार एक्टिव रहना चाहिए किसी को। वहीं पे देखा जाए इससे खिलाड़ियों की प्रतिभा और कौशल का पोषण करने के लिए भी जो है ये योजना मंच प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश के युवाओं की। योजना के तहत देखा जाए अभी जो है 14 खेलों का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश ने किस खेल को गोद लिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश ने किस खेल को गोद लिया, आप बताएं मुझे। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? ठीक है, तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, और ये पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जम्मू कश्मीर में जो है पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है बांदीपोरा जिला, वहीं पे जो है अपनी तरह का ये पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो जम्मू कश्मीर के जिला प्रशासन के द्वारा किया गया, और वहां के जो विभिन्न विभाग हैं उन्होंने इसमें सहयोग भी काफी किया। इस देखा जाए ये जो पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, इसका उद्देश्य देखा जाए तो एक तरीके से पर्यटकों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। तो एक ध्यान रखिएगा, पर्यटन आधारित जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो देखिए, जब भी पर्यटक उस क्षेत्र में आएंगे तो वहां के स्थानीय बाजार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो स्थानीय बाजार जब वहां पे लोग आएंगे, मैंने बताया ना कि जब भी पर्यटक आएंगे तो क्या करेंगे, उनके रहने के लिए होटल चाहिए, तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, होटल बनेगा तो वहां पे रोजगार का सृजन होगा, और फिर वहां के स्थानीय बाजारों का भी स्थानीय बाजार को बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरीके से पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देखा जाए तो वहां की जो जनजाति है, जिसमें से गुर्जर है, बकरवाल जो कि यहाँ के कश्मीरी समुदाय है, इन लोगों ने एक साथ ढोल या फिर ड्रम की थाप पर खूब डांस किया, जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था इसका एक तरीके से बेसिकली देखा जाए तो ये उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हंसराज गंगाराज अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये हंसराज गंगाराम अहिर है, और इनको देखा जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये महाराष्ट्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चंद्रपुर से इन्होंने 4 बार संसद सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए जो महाराष्ट्र विधान सभा है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के ये सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो हंसराज गंगाराम अहीर है। चूंकि हम इस आयोग के बारे में बात करें तो इस आयोग के बारे में देख लीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी जो स्थापना की गई थी वो भारत सरकार के द्वारा किया गया था 1993 में। और किस एक्ट, किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। ठीक है, इस आयोग के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया वर्ष 2018 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो 102वां, ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2018 में। और इसी के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया तो संविधान में इसके लिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका क्या नाम है 338B। ठीक है, इसका और इसी के तहत जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान था। और इसी में जो एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338B। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। इस आयोग के अगर हम गठन की बात करें, ठीक है, तो इसके ढांचे इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है जिसमें एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इनमें जो सदस्य है उसमें कम से कम एक महिला का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक महिला सदस्य होगी। और इन सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहला तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पहला तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन था और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो ये जो रक्षा सचिव है जिनका नाम है गिरिधर अरमाने, इन्होंने 1 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, ये जो पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन था इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक के द्वारा किया गया चेन्नई में। ठीक है, और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है वो जो रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने जी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में देखा जाए तो भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस ये कंट्री जो है वो भाग ले रहे हैं। सम्मेलन की थीम की बात करें तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल, ठीक है, कोस्टल सिक्योरिटी, ये इसका थीम थी। और इसकी जो बात करें सम्मेलन की तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 2011 में भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग तंत्र के रूप में इसका शुरुआत की गई थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया वो चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा की विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण करेगा? ठीक है, तो विश्व बैंक किस जो है पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रबंधन या वित्त पोषण करेगा? तो ये देखिए करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को जो है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण कर रहा है विश्व बैंक। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण प्रबंधन। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में देखा जाए तो जैसा कि बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, जो बांग्लादेश का जो अपना पर्यावरण प्रबंधन है उसको मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ इस क्षेत्र में यानी कि हरित क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो विश्व बैंक है वो बांग्लादेश को 250 करोड़ डॉलर की सहायता देने को मंजूरी दिया है। ठीक है, विश्व बैंक दे रहा है। यहाँ पे देखिए जो वहां पे जो बांग्लादेश है वहां पे एक परियोजना चलाई जाती है जिसका नाम है बांग्लादेश पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन यानी कि बेस्ट। ये परियोजना है, उसके सफल कार्यान्वयन से देश को प्रदूषण के प्रमुख मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। ठीक है, और इससे जो है देखिए जो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका वहां पे पर्यावरण प्रदूषण की बहुत ज्यादा समस्या है। तो जो ग्रेटर ढाका है या फिर उसके आसपास के जो रहने वाले लगभग कितने 2 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जो है उनको काफी लाभ पहुंचेगा इस परियोजना से। ठीक है, और इसी परियोजना को सफल बनाने के लिए, सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक जो है ये सहायता राशि दे रहा है। विश्व बैंक देखा जाए तो पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए बांग्लादेश का लंबे समय से सहयोगी रहा है। यह परियोजना देखा जाए तो
वहां पे जो बांग्लादेश है वहां पे प्रदूषण को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के पर्यावरण संस्थाओं को मजबूत करेगा। ठीक है, ये जो सहायता ये राशि दी जा रही, ठीक है। और इस पर्यावरण जिसकी परियोजना जिसके बारे में लोगों ने बात किया बेस्ट, ठीक है। चूंकि बात करें बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्क्रीन पे बांग्लादेश का मैप खुला हुआ है, ठीक है, जिसके चारों तरफ देखने आपको मिल रहा है कौन सा देश, इंडिया, और एक म्यांमार से भी अपनी सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं कौन कौन से देश जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भारत दिख रहा है और दूसरा म्यांमार। भारत में भी कौन कौन से राष्ट्र, तो आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे असम देखने को मिल रहा है, मेघालय, ठीक है, और त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका जो है इसकी कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो टाका, ठीक है, टक्का है, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद और जो यहाँ की प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है, ठीक है। बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज नवंबर में आई है, जैसे कि अभी हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक को देखा कि बांग्लादेश में पर्यावरण प्रबंधन करने के लिए $250 मिलियन कि अमेरिकी जो है सहायता दी जा रही है। उसी तरीके से IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बांग्लादेश से यहाँ पे अस्थायी रूप से बांग्लादेश को 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग $4.5 अरब डॉलर का समर्थन प्रदान करने के लिए भी सहमत हुआ है। कब? नवंबर 2022 में। वहीं पे देखा जाए इस वर्ष यानी कि सितंबर 2022 की बात है, जब शेख हसीना बांग्लादेश पे, ठीक है, जब यहाँ पे मोदी जी गए थे बांग्लादेश यहाँ पे, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के बारगेट हाट जिले के रामपाल में स्थित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब आप बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट्स है कि NITUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लक्ष्मी वेंकटेश को नियुक्त किया गया, ठीक है। वही बात करें अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव, देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया, गोवा में है। जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो कार्यभार ये संजय कुमार जो है स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। वही बात करें नंदा देवी, ठीक है, जो कि पर्वत है, नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले 4 जो सैनिक अभी रहे वो किस देश से संबंधित रहे? अमेरिका से रहे। वही बात करें तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए विक्रम संवत। इस पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया गया और ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें रही, खासकर वासे नारा जो अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहा है ये सारे, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से था करंट अफेयर्स। देखिए डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक से टेलीग्राम जो है डिकोड एग्जाम को ज्वाइन करिए और वहां से डेली करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड करिए, अपनी नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, बस यही एक मंत्र है जिसको फॉलो करें, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।